द्रव अनुपाती क्रिया नियम लॉ ऑफ मास एक्शंस विल हेल्प मी 1850 में शर्करा के अम्लीय जल अपघटन के अध्ययन के दौरान ये मालूम किया कि जैसे जैसे शर्करा की सांद्रता बढ़ाई जाती है जल अपघटन अभिक्रिया का वेग भी बढ़ता जाता है और इस प्रकार शर्करा की सांद्रता घटाने पर अभिक्रिया वेग भी घटता है अर्थात C12H22O11 प्लस वाटर इन एसिडिक रिएक्शंस टेक प्लेस C6H12 और O6 अर्थात ग्लूकोज और C6H12 O6 फ्रुक्टोज। इस प्रकार बर्थलोट और सेंट गिल्स ने एस्टिक अम्ल के एस्टिकरण का अध्ययन करके पता लगाया कि अभिकारकों की सांद्रता का प्रभाव बने हुए एस्टर की मात्रा पर पड़ता है अर्थात एस्टिक एसिड प्लस एथेनॉल इथाइल एस्टेट प्लस वाटर। गुल्डबर्ग और वागे ने इसी प्रकार के अनेकों प्रयोग किए और प्रयोगों के निष्कर्ष को उन्होंने द्रव अनुपाती क्रिया के रूप में डाला। तो हम द्रव अनुपाती क्रिया के नियम को कुछ इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि एक निश्चित ताप पर किसी पदार्थ के क्रिया करने का वेग उसके सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होता है। फिर सुन लीजिए, एक निश्चित ताप पर किसी पदार्थ के क्रिया करने का वेग उसके सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होता है तथा एक सममांगी अभिक्रिया का वेग उसमें भाग लेने वाले क्रियाकारकों के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है और इसे ही हम द्रव अनुपाती क्रिया का नियम कहते हैं। अब इसको हम इलिस्ट्रेट करते हैं, समझ सकते हैं। मान लीजिए हम एक रिएक्शन पर विचार करते हैं। एक रिएक्शन है A प्लस B को रिएक्टेंट रिएक्शंस करने के बाद कोई उत्पाद P बना रहे हैं। तो इस प्रकार से इस नियम के अनुसार यदि R अभिक्रिया वेग हो तो अभिक्रिया वेग R विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास ऑफ A इंटू एक्टिव मास ऑफ B, क्योंकि A और B रिएक्टेंट है। या R प्रोपोर्शनल कांस्टेंट एक वेग स्थिरांक K ले लें तो R इज इक्वल टू K एक्टिव मास ऑफ A इंटू एक्टिव मास ऑफ B। तो यहाँ जो सक्रिय द्रव्यमान का अर्थ है मोलर सांद्रता, अर्थात सांद्रता मोल प्रति लीटर कंसंट्रेशन, और इसको हम ब्रैकेट में बंद करके रखते हैं। इस सामान्य सी बात है, हम सभी जानते हैं इस चीज़ को। वास्तव में सक्रिय द्रव्यमान का अर्थ प्रभावी सांद्रता और सक्रियता होता है। यदि सांद्रता को C और प्रभावी सांद्रता को A से प्रदर्शित किया जाए तो दोनों में एक निम्न प्रकार का संबंध हमें देखने को मिलता है कि A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C, ये A इज FC, जहाँ F क्या है, सक्रिय गुणांक कहलाता है ना। तो और अगर F का मान है तो A बराबर C है, अर्थात सक्रिय द्रव्यमान इसको मोलर सांद्रता। यदि अभिक्रिया की समीकरण में पदार्थों के साथ गुणांक है तो वे सांद्रता पदों के घात बन जाते हैं, अर्थात N1A पॉजिटिव N2B और उत्पाद बने तो जो रेट ऑफ रिएक्शंस होगी दैट विल बी K और एक्टिव मास ऑफ A की पावर N1 इंटू B एक्टिव मास ऑफ B इंटू पावर N2। अब देखते हैं साम्यावस्था स्थिरांक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। द्रव अनुपाती क्रिया नियम तथा साम्य की अवस्था द्वारा अभिक्रियाओं के साम्यावस्था स्थिरांक का अध्ययन किया जाता है, जो कि अभिक्रियाओं के वेग से संबंधित महत्वपूर्ण और उपयोगी सूचना देते हैं। माना एक समीकरण में विचार करते हैं केमिकल रिएक्शंस पर, N1 मोल्स हैं A के, N2 मोल्स लिए गए B के, और ये बना रहे हैं साम्यावस्था में है M1 मोल ऑफ C प्रोडक्ट प्लस M2 मोल ऑफ D प्रोडक्ट्स। तो एक सामान्य उत्क्रमणीय अभिक्रिया है ये, और द्रव अनुपाती क्रिया को अगर हम इस पर अप्लाई करें तो
रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शंस विल बी आर एफ, है ना, ये होगा के एफ, और कंसनट्रेशन ऑफ ए या एक्टिव मास इसकी पावर होगी n1 इंटू रिएक्टेंट बी की कंसनट्रेशन की पावर होगी n2। यह के एफ हम कह रहे हैं फॉरवर्ड रिएक्शंस को प्रदर्शित कर रहे हैं। इसी प्रकार से बैकवर्ड रिएक्शंस की बात करें तो आर ले लें हम, और यहाँ बैकवर्ड रिएक्शंस होगी के आर इंटू कंसनट्रेशन ऑफ सी की पावर m1, प्रोडक्ट है, और डी की कंसनट्रेशन या एक्टिव मास है, इसकी कंसनट्रेशन है, इसकी पावर होगी m2, क्योंकि m1 m2 दो मोल्स हैं प्रोडक्ट सी और डी के। तो इस प्रकार जो बैकवर्ड रिएक्शंस है उसके लिए के वेग स्थिरांक है। अब साम्यावस्था पर दोनों रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शंस इज रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शंस, दोनों को बराबर कर दीजिए। अगर दोनों को बराबर करते हैं और सॉल्व करते हैं तो रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड अपॉन रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड इज इक्वल टू कंसनट्रेशन ऑफ सी की पावर m1 इंटू कंसनट्रेशन ऑफ डी की पावर m2 अपॉन कंसनट्रेशन ऑफ ए की पावर n1 इंटू बी की कंसनट्रेशन ऑफ बी की पावर n2, है ना। इन दोनों का अनुपात भी स्थिरांक होता है और स्थिरांक साम्यावस्था स्थिरांक कहलाता है ना। और के फॉरवर्ड अपॉन बैकवर्ड जो वेग नियतांक हो उसको हम एक नए वेग नियतांक के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं के सी के रूप में। तो के सी इज इक्वल टू के एफ अपॉन के आर, और दैट इज इक्वल टू कंसनट्रेशन ऑफ सी की पावर m1 इंटू कंसनट्रेशन ऑफ डी की पावर m2 अपॉन कंसनट्रेशन ऑफ ए की पावर n1, है ना, और इंटू कंसनट्रेशन ऑफ बी की पावर n2। यहाँ पर ध्यान रखना है हमें कि ए बी सी डी जो कंसनट्रेशन है वो साम्य अवस्था पर सांद्रताएं हैं, है ना। तो इस प्रकार साम्यावस्था स्थिरांक को हम कुछ इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि एक संतुलित अपक्रिया में उत्पादों की साम्यावस्था सांद्रता के गुणनफल अभिकारकों की साम्यावस्था सांद्रता के गुणनफल का अनुपात, जबकि प्रत्येक सांद्रता पद की घात उस समीकरण में उपस्थित पदार्थ के गुणांक के बराबर हो तो उस अभिक्रिया का साम्यावस्था स्थिरांक कहलाता है। और उदाहरण ले सकते हैं हम इसके लिए। ले लीजिए नाइट्रोजन प्लस 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स और इक्विलिब्रियम में है 2 अमोनिया का। तो इसके लिए के सी निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है के सी इज इक्वल टू कंसनट्रेशन ऑफ अमोनिया की घात 2 अपॉन कंसनट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इंटू कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, है ना, हाइड्रोजन कंसनट्रेशन की पावर 3। आंशिक दाबों के रूप में भी साम्यावस्था स्थिरांक को हम लिख सकते हैं। यदि अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद गैसीय अवस्था में हो तो उनकी सांद्रताओं को उनके आंशिक दाबों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। आदर्श के समीकरण के अनुसार पी वी इजिकल टू एन आर टी और पी इजिकल टू एन बाई वी आर टी, पी मोलर सांद्रता, है ना, इंटू आर टी, और पी प्रोपोर्शनल टू मोलर सांद्रता। निश्चित ताप पर किसी गैसीय पदार्थ का आंशिक दाब उसके मोलर सांद्रता सी के समानुपाती होता है। अर्थात सामान्य अभिक्रिया n1 मोल ऑफ ए पॉजिटिव n2 मोल ऑफ बी साम्यावस्था में है m1 मोल ऑफ सी प्लस m2 मोल ऑफ डी के लिए Kp का मान होगा P सी की पावर m1 इंटू पी डी की पावर m2 अपॉन पी ए की पावर n1 और पी बी की पावर n2। यहाँ ये पार्शियल दाब आंशिक दाब है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के। तो Kp दाब साम्यावस्था स्थिरांक कहलाता है। और इस प्रकार से अमोनिया के लिए Kp का मान होगा P NS3 की पावर 2 अपॉन P नाइट्रोजन इंटू आंशिक दाब पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 की पावर 3। अब हम देख सकते हैं व्हाट द रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc में एक संबंध स्थापित कर सकते हैं। एक सामान्य रिएक्शन पर फिर विचार करते हैं। n1 मोल ऑफ A प्लस n2 मोल ऑफ B साम्यावस्था में m1 मोल ऑफ C प्लस m2 मोल ऑफ D। तो Kp इसके लिए लिखा जाएगा Pc की पावर m1 इंटू पी डी की पावर m2 अपॉन P की पावर n1 इंटू Pb की पावर n2। यहाँ Pa, Pb, Pc, Pd ये पार्शियल प्रेशर हो
क्रम से ए बी सी डी के हैं। यदि गैसीय अभिकारक और उत्पाद आदर्श गैस समीकरण पालन करते हो तो पी इजिकल एन आर टी है ना, ये पी इजिकल टू एन बाई वी आर टी, और एन बाई वी दैट इज मोलर सांद्रता, दैट इज सी, तो पी इजिकल टू सी आर टी, तो पी ए इजिकल टू सी आर टी, और पी बी इजिकल टू सिमिलरली कंसंट्रेशन ऑफ बी इंटू आर टी, और पी सी इजिकल टू कंसंट्रेशन ऑफ सी आर टी, पी डी इजिकल टू कंसंट्रेशन ऑफ डी आर टी। मान रखने पर तो के पी क्या है, के पी कन्वर्ट हो गया है, दैट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ सी आर टी एम वन इंटू कंसंट्रेशन ऑफ डी आर टी एम टू की पावर एम टू अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए आर टी की पावर एन वन इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी आर टी की पावर एन टू। और इसको सोल्व करते हैं, तो इसको सोल्व करने पर मिलेगा हमें कंसंट्रेशन ऑफ सी की पावर एम वन, कंसंट्रेशन ऑफ डी की पावर एम टू अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर एन वन, कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर एन टू इंटू कंसंट्रेशन ऑफ आर टी की पावर एम वन प्लस एम टू अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ आर टी की पावर एन वन प्लस एन टू। और इस प्रकार से के सी की वैल्यू हम जानते हैं, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ सी की पावर एम वन, कंसंट्रेशन ऑफ डी की पावर एम टू अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर एन वन, कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर एन टू। और इन दोनों को अगर हम अपॉन करें तो के पी इज इक्वल टू के सी आर टी की पावर डेल ऑफ एन होगा, जहाँ डेल एन है एम वन प्लस एम टू माइनस एन वन प्लस एन टू।